हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं सोलिबिलिटी का टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं सोलिबिलिटी। ठीक है, सोलिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, सोलिबिलिटी का पहले तो हम वो पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। ठीक है, तो सोलिबिलिटी ऑफ आ सब्सटेंस, सोलिबिलिटी ऑफ आ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम, सॉरी, ठीक है, इट्स मैक्सिमम अमाउंट can be dissolved can be dissolved in specific amount of solution। सो देखो कैसे होता है अभी। फॉर वेट ऑफ मिनट यहाँ पेज उड़ रहे हैं तो मैं इसको अच्छी तरीके से क्लिप से लगा देता हूँ जिससे कि पेज नहीं उड़े। ठीक है, सो देखो ये आपने पढ़ा है। ये क्या होता है, मान लो कि मैंने एक सॉल्यूशन है, यानी कि मेरे अंदर एक बीकर है मेरे पास। उस बीकर में देखो, मैं आपको पहले बताया था हुआ था मेरी सोल्यूट उसकी वीडियो में। तो सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट जो रहता है ना, वो आपका सोलवेंट रहता है ना, वो मैक्सिमम अमाउंट में रहता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में रहता है। और सोल्यूट जैसे कि बेसिकली अगर मैं वाटर के अंदर, ये मान लो वाटर है, अब जो वाटर है उसकी अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वाटर क्या होगा, सोलवेंट होगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं शुगर डाल दूं या साल्ट डाल दूं या दोनों ही डाल दूं, तो बेसिकली मेरा क्या कहलाया जाएगा, मेरा वो सब्सटेंस सोलिबिलिटी कहा जाएगा। सोलिबिलिटी क्या होता है, सोलिबिलिटी यही रहता है ठीक है, सोलिबिलिटी यानी कि सोल्यूबल होना। क्या होता है, सोल्यूबल होना। ठीक है ना, अभी हमें पूरे डिस्कशन करेंगे क्या होता है क्या नहीं फिर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब ये देखो कि अगर बेसिकली मान लो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर शुगर है और मैं इसमें वाटर डाल देता हूँ। और वाटर कितना डालूँ, मैं शुगर से कम डालूंगा, तो शुगर मेरा क्या होगा, सोलवेंट होगा। वाटर मेरा क्या होगा, वाटर मेरा होगा सोल्यूट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सोलिबिलिटी क्या होता है, सोलिबिलिटी होता है सोल्यूबल होना। ठीक है ना, सोल्यूबल होना। ठीक है ना, ये तो बस मैंने ये इसका अगर मैं स्पेसिफिक डेफिनेशन बताऊँ तो ये नहीं है, आगे हम जो पढ़ेंगे ना उसका डेफिनेशन वो होगा। ठीक है ना, ये तो बेसिकली ये होता है कि ये इतना रहता है। ठीक है ना, अब इसमें ना ज़्यादातर आपको बेसिकली पता है कौन कौन से पाएंगे। पहला जो आपका पाएगा वो पाएगा आपका सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हम सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉलिड को डालेंगे। ठीक है ना, तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, इसकी आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हेन आ सॉलिड सोल्यूट। ठीक है, जब हम सोल्यूट को इज एडेड टू दी सोलवेंट सम सोल्यूट सम, ठीक है, व्हेन अ सोल्यूट इज एडेड टू द सोलवेंट सम some solute dissolves and its concentration increases। ठीक है, increases। ठीक है, in solution। this process is known as dissolution। ठीक है, क्या है, डिसोल्यूशन। जब हम एक सोल्यूट को एडिट करते हैं सोलवेंट के अंदर, तो सम सोल्यूट डिजोल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है एंड इट्स कंसंट्रेशन, जो उसका कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो जाता है। पहले खाली देखो, मान लो बेसिकली मेरा ये क्या था, बीकर था, इसके अंदर खाली सोलवेंट था। अब इसमें खाली सोलवेंट का ही कंसंट्रेशन रहेगा, सोलवेंट का क्या रहेगा, कंसंट्रेशन। मैंने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया। तो जब मैं इसको सोल्यूट को ऐड करूंगा, सो सोल्यूट डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो इसमें सोल्यूट का भी कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब दोनों का कंसंट्रेशन आ गया तो दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा नहीं कर जाएगा, दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा।
अब देखो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डी सॉल्यूशन कहते हैं। डी सॉल्यूशन है कि डिजोल्व होना। डी सॉल्यूशन देखो, ये देखो इसका यहाँ से आया है डिजोल्व, डी सॉल्यूशन का डिजोल्व यानी कि डिजोल्व यानी कि घुलना, ठीक है ना, ये आया, ठीक है ना। अब ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो ये तो आपका सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या है, देखो अब हम क्या है कि हम सोल्यूट डालें, सोल्यूट क्या उसका शुगर हो सकता है और या आप कह सकते हो साल्ट हो सकता है। मान लो मैंने कि इस अमाउंट में, ठीक है, ठीक है, मैंने ये ले लिया, ये आपका वाटर है, इस अमाउंट में मैंने इतना क्या डाला, साल्ट डाला, ठीक है, इतना सॉल्ट डाला, तो ये बेसिकली घुल मिल गया, ठीक है ना, जब हमने इसको वो करा। फिर मैंने थोड़ा और डाला, फिर मैंने थोड़ा और डाला, और मैंने फिर थोड़ा और डाला, तब मैं देखता हूँ कि जो साल्ट है ना वो डिजोल्व नहीं करेगा, यानी कि कुछ अमाउंट पर ज़्यादा साल्ट डालने से साल्ट इसमें ऐड नहीं होगा, नीचे सॉल्ट की लेयर बन जाएगी, नीचे सॉल्ट की लेयर बन जाएगी, ठीक है। कुछ अमाउंट पर ज़्यादा सॉल्ट डालने से साल्ट इसमें ऐड नहीं होगा, नीचे लेयर सॉल्ट की बन जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। हम बेसिकली अब फोकस करेंगे इसी पे कि सम सोल्यूट पार्टिकल इज सॉल्यूशन। आप लिख सकते हो, लिख लो कि सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, ठीक है, इज इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूशन, कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है। मैं बेसिकली लिख ही देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें लिखता हूँ कि मैंने मान लो इसमें लिख दिया कि, ठीक है, सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूशन। देखो सम सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो सम सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या किसके साथ कोलाइड करेगा सॉल्यूशन, सॉलिड के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है। और वो सॉलिड जो है, ठीक है ना, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सोल्यूट, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा इतना तो, सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स एंड गेट, ठीक है, एंड गेट, ठीक है, एंड गेट सेपरेटेड out of solution. This process is known as crystallization, ठीक है, crystallization, ठीक है। क्या होता है, देखो क्या होता है इसमें कि सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, ठीक है, सम सॉल्यूशन पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है कि जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल है कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूशन, कोलाइड विद देखो इस लाइन को काट दो, मैंने ये दो बार लिखा, कोलाइड विद, ये वाली लाइन काट देना, ठीक है, बेसिकली ये वाली लाइन, सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सोल्यूटिकल पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो ये मेरा आया है ना, ये आउट ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि ये सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं करा। अगर ये सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं करा तो ये आउट ऑफ सॉल्यूशन है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बात क्लियर आ रही, समझ में। सोल्यूट पार्टिकल को डाला तो डालते डालते कुछ ऐसा टाइम आएगा कि ये सोल्यूट रिजोल्व ही नहीं होगा इसके अंदर। अगर ये पार्टिकल इसके अंदर सेपरेट नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, वो प्रोसेस आपका होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, आउट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है, आउट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में करते हैं हम, नेक्स्ट पेज देखते हैं किसका है। तो अब देखो
इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें देखो, इसमें कितने प्रोसेस चल रहे हैं, इसमें 2 प्रोसेस चल रहे हैं। फर्स्ट इज डिसोल्यूशन एंड सेकंड इज क्रिस्टलाइजेशन। क्या? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसमें 2 प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब जब हम वाटर के अंदर सोल्ट को डालते रहेंगे तो ऐसे ही सिचुएशन में क्या होगा, जितने सोल्यूट के पार्टिकल है, सुनना ध्यान से, जब हम, ठीक है, जब हम वाटर के अंदर, ठीक है, जब हम वाटर के अंदर क्या डालते रहेंगे, साल्ट डालते रहेंगे। ठीक है, साल्ट डालते रहेंगे, साल्ट को डालते रहेंगे तो ऐसे ही सिचुएशन में क्या होगा, जितने सोल्यूट के पार्टिकल, ठीक है, जितने सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में है, ठीक है, जितने सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में है, ठीक है, सॉल्यूशन में आ रहे हैं, इक्वल टू किसके हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, उतने सोल्यूट के पार्टिकल, ठीक है, उतने सोल्यूट के पार्टिकल, ठीक है, उतने सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के जा रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, समझे इस बात को, इस बात को क्लियरली तरीके से समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो मैं सोल्यूट को डाल रहा हूँ, डालते रह रहा हूँ, ठीक है, अब जितने सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में, यानी कि जितने यानी कि देखो, फर्स्ट टाइम मैंने डाला डिजोल्व हो गया, सेकंड टाइम मैंने डाला, ठीक है, थर्ड टाइम में ये 3 बार डिजोल्व किया, अब मैं 4th बार नहीं हुआ, 5th बार भी नहीं हुआ, 6th बार, अब तुम डालते रह रहे हो, तो जितने सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में है, जो सोल्ट वाटर के अंदर है, उतने ही सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन को जोड़ के जाएंगे, यानी कि एक लेयर क्रिएट कर देंगे, यहाँ लेयर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, वो जो वो आपका ये लेयर हो गई ना, जो ये लेयर आपकी बनेगी, ये आपका सॉल्यूशन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जितना सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में है, उतने ही सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा अमाउंट पर वो नहीं हो रहा। ठीक है, इस पर ज़्यादा नमकदार तो हो जाएगा, बट ये है कि ऐसा टाइम आएगा कि जब कितना ही डालो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कह सकते हो आप। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर से ये मेरा बीकर है, यहाँ पर पानी बना हुआ, मैं डालता रह रहा हूँ, ये इतना वो हो गया है, कह सकते हैं सोल्टी वाटर हो गया है। ठीक है, सोल्टी वाटर हो गया है कि तुम इसको पी भी नहीं सकते हो। ठीक है, मान लो ये बहुत ज़्यादा सोल्टी वाटर होगा, फिर भी तुम डाले जा रहे हो, तो ये सोल्टी वाटर उतना का उतना ही रहेगा। मान लो ये 90 पर पहुंच गया, सबसे सॉल्टी वाटर 90 पर पहुंच गया, सपोज भी 90, तो तुम चाहे कितना ही डालते रहो वो 90 ही का 90 ही रहेगा, क्योंकि जितने सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में आ रहे हैं, जितने सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन को में आ रहे हैं, उतने सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, यानी कि मैं कह सकता हूँ, ठीक है, अब एट दिस स्टेज, ठीक है, मैं कह सकता हूँ एट दिस स्टेज द concentration of solute in solution will remain constant होगा। ठीक है, constant होगा। ठीक है, अंडर दी गिवन कंडीशन। ठीक है, वो गिवन कंडीशन पे रहेगी, जिस प्रकार से मान लो कि आई ई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखूं तो ये वाला केस बन जाएगा। ठीक है, मैं टेम्परेचर प्रेशर को छेड़ूं नहीं तो ये केस बन जाएगा, पर मैं अगर टेम्परेचर को हाई कर दूं या कुछ भी ऐसा कर दूं ना,
तो इसका वो केस बदल जाएगा। ठीक है, हम वही केस देखेंगे, वही केस देखेंगे जिस प्रकार से मैं अभी बेसिकली समझा दूँ। देखो ठीक है, वो केस आ गया कि तुम साल्ट डालते रह रहे हो, यहाँ पर वाटर है, तुम डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो, यानी कि अब ये जो केस है वो कांस्टेंट बन गया। पर अगर तुम इसमें टेम्परेचर हाई कर दो, टेम्परेचर क्या कर दो, हाई कर दो, टेम्परेचर हाई करने पर क्या होगा, ये वाटर जो है ना इस सोल्ट में, यानी कि ये अब डिजोल्व होने लगेगा। जहाँ नीचे लेयर बन रही थी, ये नीचे लेयर बनेगी ही नहीं। ठीक है, ये मिल जाएगा क्योंकि टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया है। अब प्रेशर का, ऐसे ही हम प्रेशर का देखेंगे। ये तो मैंने अभी छोटा सा कंसेप्ट बताया था, आगे जाके हम टेम्परेचर का देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि मेरा जो ये लाइन आप बेसिकली यहाँ पर लिख सकते हो, जो सोल्यूट है प्लस आपका जो सोलवेंट है वो आपका इक्विलिब्रियम केस है, डेट इज सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है आपकी? इतनी बात क्लियर होगी तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे सैचुरेटेड की बात करूं तो नो मोर, इसमें आप लिख सकते हो नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और ये रहता है कि मोर सोल्यूट, ठीक है ना, मोर, इतना तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ दिखाई दे रहा आपको। मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये उसका केस था जब टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं करी थी। प्रेशर ये है कि हमने कुछ भी छेड़ा नहीं था इसमें। तो क्या है कि मान लो ये तुम्हारा वाटर है, इसमें तुम सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो तो नीचे क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। तो आपका ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है, बट तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि नो मोर सोल्यूट, यानी कि आपका जो सोल्यूट है वो डिजोल्व ही नहीं होगा। सेम टेम्प, देखो यहाँ पे आ गया सेम टेम्परेचर, सेम यानी कि सेम टेम्परेचर है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेम टेम्परेचर पर। ठीक है, अब मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व, अब इसमें क्या है कि मैंने टेम्परेचर को कर दिया हाई। ठीक है, टेम्परेचर को और क्या गई, तो ये क्या बन जाएगा, ये मोर सोल्यूट को क्या कर लेगा, डिसोल्व कर लेगा। इसमें लिखा है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम नहीं आना चाहिए था, वैसे तो सेम ही दिखा रखा था, बट कह सकते हो इंक्रीजिंग, ये कह सकते हो आप कि आपका जो टेम्परेचर है ना वो एक तरह का सेम नहीं, नॉट सेम, नॉट सेम लिख सकते हो, क्योंकि शायद हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बट बुकों में सेम दिखा रखा है तो आप भी सेम ही लिख लो, क्योंकि मेरा नहीं मानना तो बेसिकली आपका क्लियर है। क्योंकि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कुछ ना कुछ वो करेंगे जिससे कि हम मोर सोल्यूट को ऐड करवा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, मेरी राइटिंग पर फोकस मत करना, मैं ओनली कंसेप्ट समझा रहा हूँ। नोट्स है ना, नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, लास्ट वीडियो में आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? तो इतनी बात क्लियर हुई तो लाइक कर दो अभी फिलहाल, जल्दी करो लाइक, क्योंकि आपकी एक लाइक से ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। या लाइक नहीं कर सकते तो कमेंट कर दो यार, लाइक नहीं कर सकते तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब जब आपकी इतनी बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़े। अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमने जो सॉलिड पढ़ा था, ठीक है, हमने जो ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है,
टेम्परेचर इफेक्ट पर पढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि इस पर टेम्परेचर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इफेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट कैसे होता है, देखो ये फॉलो किसको करता है, फॉलो करता है ले चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा क्या रहता है, ठीक है। यानी कि ये कहता है, ये इसने क्या कहा था बेसिकली, अभी थोड़ा समझा रहा हूँ कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन जब इक्विलिब्रियम में रहता है, हमारा कोई भी सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर रहता है, किस पर रहता है, इक्विलिब्रियम पर रहता है, तो और अचानक उसमें कोई चेंजेस आए, ठीक है, ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम है और कोई चेंजेस आए इसमें अंदर, ठीक है, कोई चेंजेस आ जाए तो इक्विलिब्रियम है तो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ वो इस चेंज को अपोज कर सके। जैसे कि मान लो एक साधु संत है, वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, किसमें, ध्यान मुद्रा में, ठीक है। अब क्या हुआ, वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। अब वो इक्विलिब्रियम पर है, तो अब वो इक्विलिब्रियम पर है और उनको कुछ जैसे बारिश वगैरह हो जाए, ठीक है, बारिश वगैरह हो जाए या तूफान आ जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिससे कि वो स्टेबल नहीं कर पाए, तो वो क्या होता है, वो उनकी तरफ अपोज करते हैं, ठीक है, उनकी तरफ अपोज करते हैं, ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं आए। यानी कि अगर वो इक्विलिब्रियम पर बैठे हुए हैं और अचानक से बारिश वर्षा आ जाए तो शायद वो क्या करेंगे, वो एक झोपड़ी के अंदर चले जाएंगे या कुछ ऐसे स्थान के अंदर चले जाएंगे जहाँ पर ये प्रोसेस नहीं चल रहा हो तूफान वूफान का। वो ये है कि अगर कोई आपका सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर है और उसमें कोई चेंजेस आ जाए, ठीक है, कोई चेंजेस आ जाए तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है ठीक है, शिफ्ट हो जाता है जिस तरफ वो इस चेंज को अपोज कर सके। अपोज यानी कि अपोजिट, यानी कि उस चीज़ को हटा सके, अपोज कर सके, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चेंज को अपोज कर सके, यानी वो सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर नहीं रहना चाहता है, सॉरी मैंने गलत बोला, यानी कि वो सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर ही रहना चाहता है, कोई चेंजेस उसको नहीं चाहिए। जैसे साधु को कोई चेंजेस नहीं चाहिए, वो इक्विलिब्रियम पर रहना चाहता है, ऐसे ही सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर रहना चाहता है। ये ले चैटेरियल प्रिंसिपल कहता था, ठीक है। बट अगर हम देखें कि इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ठीक है, इन आएगा, इन एंडोथर्मिक डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या होता है, एच की वैल्यू एंडोथर्मिक यानी कि हीट क्या करना, एब्जॉर्ब करना, क्या करना, हीट एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब यानी कि एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन द जीरो, द solubility should increases in temperature। अब किसी बच्चों ने क्या है, ये बुक में से रट लिया होगा या देख लिया होगा, कंसेप्ट नहीं समझा, तो कंसेप्ट समझाता हूँ मैं कैसे हुआ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये सारी ना बहुत आसान चीज़ है, बट इसको समझने का तरीका अलग है। मान लो मेरा वही बीकर है, मैं पानी को ही ऐड कर रहा हूँ, मेरे अंदर यहाँ वाटर है, मैं इसमें सॉल्ट डाल रहा हूँ। तो देखो, जब हम सॉल्ट को पानी के अंदर डालते हैं, सॉल्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो बॉन्ड बनते हैं सॉल्ट और वाटर के बीच में। क्या बनते हैं, पहला क्या हुआ, सॉल्ट बनते हैं, यानी कि सॉल्ट क्रिएट हुए, सॉरी गलत लाइन ली थी। पहला जो प्रोसेस होता है वो रहता बॉन्ड क्रिएट का, यानी कि बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड बनते वक्त क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ऐसा समझो
चलो इसका तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड क्रिएट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब भी दो बॉन्ड, मान लो मेरा पेन है, ये वो है, इनमें जब भी मैं इसको वो करूँगा, देखो मैंने जैसे ही इसके अंदर एंटर करा, ठीक है, एंटर करा, तो इसमें से क्या होगी, इसमें से सपोज करो ये आपका क्या है, देखो आप इसमें एक छोटा सा छेद देख रहे होंगे ना, नहीं देख रहे ना, तो यहाँ पर आप क्लियरली देखो एक छोटा सा छेद नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब मान लो ये कोई वैक्यूम, मतलब कोई प्रेशर टाइप का कुछ है, जब मैं इसको एकदम से करूँगा तो इसके अंदर से बाहर क्या आएगी, गैस निकल के आएगी। उस गैस को क्या मान लो आप, एनर्जी मान लो। यानी कि बॉन्ड बनते वक्त क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। याद भी रख सकते हो कि एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ज़्यादा साल्ट डालने से, सोल्यूट सोल्यूट सॉल्यूशन में डिसोल्व नहीं होगा। सेकंड क्या हुआ, ज़्यादा सोल्यूट डालने से सॉल्यूशन में डिसोल्व नहीं हुआ, डिसोल्व नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि जब सोल्यूट, ठीक है, सॉल्यूशन में डिसोल्व नहीं हुआ, बल्कि वो सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। यानी सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है जो मैंने आपको हिंदी में लिखवा रहा हूँ, मैं जो आपको हिंदी में लिखवा रहा हूँ, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, कभी आप जाकर लिख दो इस रामायण को और आपने कर दिया। बॉन्ड क्रिएट होते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा सोल्यूट डालने से सोल्यूट सॉल्यूशन में डिसोल्व नहीं हुआ है, यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के जा रहे हैं। अभी मैंने पढ़ाया था जस्ट अभी आपको, ठीक है ना, अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको। अब पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के जा रहे हैं, यानी इनमें बॉन्ड टूट रहे हैं। यानी कि थर्ड क्या हुआ, यानी कि बॉन्ड टूट रहे हैं भाई। जब बॉन्ड बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड हटते हैं, तभी तो वो सॉल्यूशन में निकल के जाते हैं ना। इतनी बात तो आपने 11th में पढ़ा होगी, 12th में तो ऐसे नहीं आए होंगे आप। इतनी तो आपका क्लियर होगा कि जब बॉन्ड टूटते हैं यानी कि वो सॉल्यूशन से हट रहा होता है। अब मान लो कि आपने क्या है, ठीक है, यानी इनमें बॉन्ड टूट रहे हैं, यानी कि बॉन्ड टूटते वक्त क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है भैया। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर कि बॉन्ड टूटते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब जितना एनर्जी बॉन्ड फॉर्म में हो रहा है, उससे कई ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। इस केस में इफ़ द डिसोल्यूशन प्रोसेस में एंडोथर्मिक है, यानी कि जितना सोल्यूट, ठीक है, जितना बॉन्ड क्रिएट हो रहा है ना, जितना बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, क्रिएट यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उससे कई ज़्यादा आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि आपका बॉन्ड लूज हो रहा है या टूट रहा है, कुछ भी कह लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि जितना एनर्जी बॉन्ड फॉर्म में हो रहा है, उससे कई ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब में हो रहा है दूसरे तरफ बॉन्ड के टूटने पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। देखो पहले क्या करो, पोज करो यार इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ है कि कभी आप सिलेबस के पीछे इतना दौड़ जाओ या इतना मूव कर जाओ कि इस कंसेप्ट को समझ ही ना पाओ। पहले इस बात को ना आप वो करो, ठीक है ना, इस बात को समझो, इस बात को, ठीक है ना, तभी ये बात आपको समझ में आएगी।
ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े कि जितना एनर्जी बॉन्ड फॉर्म में हुआ उससे कई ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब में हो रहा है। ठीक है, अगर एनर्जी टेम्परेचर के रूप में देंगे, यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम टेम्परेचर के रूप में देंगे। अभी हमने कुछ नहीं करा ना, अभी हमने कुछ नहीं करा। अब हम मान लो कि हमने टेम्परेचर के रूप में इसको क्या दे दिया, एक एनर्जी दे दिया। ठीक है, एनर्जी देंगे तो बॉन्ड टूटेंगे। जब मैं किसी चीज़ पर एनर्जी यानी कि टेम्परेचर बताता हूँ तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स यानी कि बॉन्ड टूटते हैं, इतना तो पता होगा, बॉन्ड टूटते हैं। अब बॉन्ड टूट रहे हैं यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अरे समझो इस बात को, जब भी टेम्परेचर मैं देता हूँ तो बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटते हैं यानी कि एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही है। यानी कि अब क्या होगा, सोल्यूट डिसोल्व करेगा, सोल्यूट क्या करेगा, डिसोल्व करेगा। प्लस आपने जो टेम्परेचर दिया उसकी एनर्जी से टेम्परेचर लूज यानी कि बॉन्ड लूज हुए। बात आ रही समझ में? यानी कि अब तो सोल्यूट डिसोल्व होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। मैं आपको बहुत डीपली ले जा रहा हूँ इस बात को क्लियर करने के लिए। कोई ले जाता हो या नहीं ले जाता मुझे इससे फ़र्क नहीं है, मैं किसी की ज़्यादा वीडियो देखता नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, शायद करवाते होंगे मुझसे भी अच्छा पढ़ाते होंगे, बट मेरा जो ये वो है ना, ये बहुत क्लियर करवा रहा आपकी ये इसको कि भाई बॉन्ड क्रिएट हुआ, एनर्जी लूज रिलीज हुई, अब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें रहेगी। ठीक है, सबसे, और प्लस क्या हो गया, प्लस टेम्परेचर हमने दिया तो बॉन्ड लूज होंगे, बॉन्ड लूज होने पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब यानी कि सोल्यूट क्या होगा, डिसोल्व करेगा, अभी डिसोल्व करेगा। और मैंने पिछले लेक्चर यानी कि पिछले इसमें वीडियो में क्या बताया था, मैंने पिछले वीडियो में नहीं मतलब इसी वीडियो में मैंने टॉपिक में क्या बताया था कि टेम्परेचर को बताते वक्त सोल्यूट आपका क्या हो जाएगा, डिसोल्व कर जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सोलिबिलिटी। अब ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि इफ द dissolution process is exothermic, ठीक है, द dissolution process exothermic यानी कि डेल्टा एस सॉल्यूशन यानी कि H आपका लेस देन जीरो, दी देखो मैंने आपको पिछले उसमें वीडियो में क्या कहा था कि सोलिबिलिटी शुड इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। अब देखो यहाँ पर पढ़ो, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, द सॉल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन शुड सॉल्यूशन शुड डिक्रीज डिक्रीज विल राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें आपकी सोलिबिलिटी जो होगी ना, सोलिबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर पर। ठीक है, ये वो वाला केस था पिछला वाला जिसमें हम सोलिबिलिटी यानी कि सोल्यूट डालते रह रहे। अब इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा प्रोसेस होगा। ठीक है, उसमें क्या था, सोल्यूट डालते रह रहे थे और आपने टेम्परेचर वो आपने इंक्रीज करवा दिया तो सोल्यूबिलिटी तो बढ़नी थी। इतनी बात क्लियर है? अब इसमें आपका उल्टा प्रोसेस होगा, जितना एनर्जी बॉन्ड टूटने में लगाया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जितना जितना एनर्जी, ठीक है, जितना एनर्जी बॉन्ड टूटने में लगाया, बॉन्ड टूटने वक्त क्या होती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यानी कि टूटते वक्त उससे कई ज़्यादा, ठीक है, ठीक है,
यानी कि बॉन्ड टूटने में लगा, यानी कि एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई, उससे कई ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होगी, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फॉर्म होगी। एनर्जी फॉर्म होना किसको कहते हैं? एनर्जी फॉर्म होना किसको कहते हैं? एनर्जी, ठीक है, सॉरी, बॉन्ड फॉर्म होने में, फॉर्म, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ देखो, यहाँ क्या था, जितना एनर्जी बॉन्ड टूटने में लगी, आपका उतना बॉन्ड क्रिएट होने में लगेगी। उल्टा प्रोसेस है इसका, उल्टा प्रोसेस है। अब आपने ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं किया, ठीक है, तो उसको कहीं ज्यादा एनर्जी फॉर्म होने लगेगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होने में लगेगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब मान लो कि इसमें ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया था, देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उससे कई ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होने पर क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या होता है, बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कि अब हम इसमें ज़्यादा सोल्यूट नहीं डालें, वाटर डाल रहे हैं, सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं डाल रहे, क्योंकि बॉन्ड क्रिएट होता है और बॉन्ड टूटते हैं, यानी कि ज़्यादा इसमें वो नहीं हो रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। यानी इसमें पहले से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। अब इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें से आपका पहले से ही टेम्परेचर रहेगा, अब इसमें पहले से ही टेम्परेचर रहेगा, यानी कि हमें टेम्परेचर इंक्रीज करने की ज़रूरत ही नहीं है, की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर है। देखो अब आप कंफ्यूज मत हो ना, कि कभी कंफ्यूज होने लगो कि सर इसमें क्या है। इसमें क्या था, बॉन्ड क्रिएट हो रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, यानी कि बॉन्ड, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, एब्जॉर्ब। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बॉन्ड लूज करते, एनर्जी एब्जॉर्ब यानी कई ज़्यादा हो गई थी। इसमें क्या हुआ, क्या आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, पहली बात तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई पड़ी है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई पड़ी है, सॉरी, इससे कई ज़्यादा आपका क्या है, एनर्जी रिलीज, यानी कि रिलीज हुई पड़ी है, रिलीज क्या हुई पड़ी है, आपकी एनर्जी रिलीज हुई पड़ी है, ठीक है। अब टेम्परेचर तो इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमने सोल्यूबिलिटी, सॉरी, सोल्यूट को ज़्यादा ऐड किया था, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड लूज हो रहा था, ठीक है, बॉन्ड लूज यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उल्टा बोल रहा था। यहाँ पर आपकी एनर्जी क्रिएट कम थी, एनर्जी क्रिएट कम थी, यानी कि वो बहुत कम बना रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा थी, इसलिए हमने टेम्परेचर उसको ऐड करा, जिससे कि वो सोल्यूट डिसोल्व हो जाए। इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतने बात क्लियर। अब आपने देखो इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज यानी कि एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी रिलीज यानी कि एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज यानी कि एक्सोथर्मिक है, यानी कि आपको टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये बात आप समझ लो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी आपने देखा सॉलिड इन लिक्विड में, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड का प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। तो अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड का मैं प्रेशर देखूं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें ना दो ही केस रहते हैं, एक तो सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, फिर आपका रहता है, आपका सॉलिड इन लिक्विड रहा, फिर आपका रहता है रहता है गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इस पर ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है, इसमें ज़्यादातर यही रहता है। और
ठीक है ना, इतना ही रहता है आपका पास। अब बात करते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं थोड़ा ओके, ठीक है। अब देखो, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, यहाँ है, डालते हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका प्रेशर रहता है ना, प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इफेक्ट, ठीक है, solubility of gas, pressure effect solubility of gas increases with, ठीक है, यहाँ रुकना। जहाँ पर आपका जो आपका सॉल्यूशन रहता है या सोलिबिलिटी रहती है, सोलिबिलिटी, इसमें टेम्परेचर वाला नहीं आता, कभी आप सोच रहे हो टेम्परेचर इफेक्ट वाला आता है, वो नहीं आता, ठीक है ना, उसको हटा देना, हम प्रेशर का लिखते हैं। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस, जैसे इसमें आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका कोई केस नहीं बनता है ना, ऐसे इसमें टेम्परेचर का कोई केस नहीं बनता है। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एग्जाम्पल के तौर से ये देख सकते हो कि मान लो मेरे इसमें एक CO2 है, इसमें भी CO2 है, और इसमें भी आपका CO2 है। ये कितना है, ये P प्रेशर का है, ये 2P प्रेशर का है, ये 3P प्रेशर का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो मैं क्या कह सकता हूँ, सोलिबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, ये आपका आंसर। इतनी बात क्लियर। इसी से ना आपका एक हेनरी लॉ बनता है। क्या बनता है आपका, एक हेनरी लॉ बनता है, ठीक है, हेनरी लॉ, ठीक है। यह हेनरी लॉ क्या कहता है, कि हेनरी लॉ क्या कहता है कि सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ठीक है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, ध्यान से सुना, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का जो हम बात कर रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर, पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस present above the surface of liquid और solution। देखो क्या रहता है इसमें कि आपका हेनरी लॉ क्या कहता है आपका, ठीक है, हेनरी लॉ जो आपका रहता है वो बेसिकली ये रहता है कि हेनरी लॉ क्या कहता है, सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में या सॉल्यूशन में, आपके लिक्विड या सॉल्यूशन में जो भी आप में प्रेशर रहता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। यानी कि wait for a minute guys, to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। इसमें शायद मैंने कुछ गलती हो गई है, ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज, ठीक है, ये सही है। अब ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रहेगा, ये रहेगा आपका मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना बुक्स में आपका हेनरी लॉ क्या रहता है, हेनरी जो लॉ रहता है वो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, ठीक है, पर प्रेशर, वेपर प्रेशर इसको कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्स, ठीक है, जिसको हम काई से डिनोट करते हैं इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं तो के एच लगाते हैं, काई लिखते हैं,
where KH is Henry law constant। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। देखो ये तो बेसिकली था किताब की वो, मेरी क्या है, मैं कहता हूँ कि हमारा क्या रहता है, P इस डायरेक्टली, ठीक है, सॉरी सोलिबिलिटी, क्योंकि हमें बात ही किसके ऊपर करनी है, हमें सोलिबिलिटी के ऊपर बात करनी है। तो सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर P से, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इनकी काई। ये बात क्लियर है आपको? देखो समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि आपका जो रहता ना P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी, सोलिबिलिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काई A। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था कि S, देखो इसको मिटाओ, इसको P रहता है, इसको मैं KH से डिनोट कर सकता, अभी इतना ही पढ़ा उतना है, भूल जाओ उस चीज़ को, रहता है। तो P अपॉन KH इक्वल टू काई A। क्या मैं इसको थोड़ा थोड़ा ये कह सकता हूँ कि P अपॉन KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। फिर क्या होगा सर, ये तो आपका वो हुआ ना, फिर से इसमें वो मान लो, बस सपोज करो मान लो, और ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेता है, ये आपका सोलिबिलिटी के। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी KH की वैल्यू रहती है ना वो ऑलवेज गिवन रहती है, ऑलवेज गिवन रहती है, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि सोलिबिलिटी आपका इंक्रीज करेगा या आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में क्या देखें, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि फिश इज ऑलवेज लाइज या कैप्टन कोल्ड वाटर। यानी कि क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि आपका जो फिशेज है ना वो कोल्ड या सी वाटर में, कोल्ड वाटर या सी वाटर में एग्जिस्ट करता है। क्यों? हमें पता है कि ऑक्सीजन के अंदर क्या होती है, सॉरी वाटर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन मिली रहती है। ठीक है, अब हमने ना, जो हमने हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने देख लिया था जो KH की वैल्यू है ना, जो KH की वैल्यू है, KH वैल्यू ऑफ O2, ठीक है, इंक्रीजेज विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। उन्होंने ये मान लिया था, मतलब उन्होंने ये, हमने क्या कहा था कि ये ऑलवेज गिवन रहता है, तो ऐसे ही आपका KH का ऑफ O2 की वैल्यू गिवन थी। KH ऑफ O2 की वैल्यू क्या थी, गिवन थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सुनना पूरी बात, कि जो KH ऑफ O2 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये साइंटिस्ट ने सर्च करी थी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपका, ठीक है, इसका मतलब ये है कि फिशेस आर नॉट कीप्ड इन हॉट वाटर बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करा तो KH इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब वही केस यहाँ पर ले लो, P अपॉन KH इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काई A, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। ठीक है, KH इंक्रीज हुआ तो आपका क्या होगा, ये काई A ये रहेगा, प्रेशर भी ये कम रहेगा, यानी कि सोलिबिलिटी भी आपकी कम रहेगी। अब सोलिबिलिटी कम है तो सोलिबिलिटी कम होगी, यानी कि ये लाइन नहीं करेंगे। अब KH को डिक्रीज कर दो तो ये इंक्रीज हो जाएगा और ये सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर सोलिबिलिटी इंक्रीज सोलिबिलिटी डिक्रीज क्यों करवा रहे हो, ये क्या फंडा आपका, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखो सोलिबिलिटी इंक्रीज
एंड डिक्रीज। ये हमें बताता है कि, ठीक है, मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया था, ठीक है, सोलिबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबल होना। यानी कि मान लो सोल्यूट है, वो सोलवेंट में कितना सोल्यूबल होया जा रहा है, कितना सोल्यूबल होया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, सोलिबिलिटी कहते हैं हम, ठीक है। अब मान लो कि सोलिबिलिटी इसमें कम है, अब बिल्कुल इसमें सोलिबिलिटी कम है, तो क्या वह इनमें रह पाएंगे? यानी कि अगर आपका सोलिबिलिटी कम है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो यार वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। बातों को प्रैक्टिकल समझा करो। मैंने तुमसे कहा कि ये क्या है, यहाँ पर वाटर है, वाटर के अंदर क्या डाला मैंने, ऑक्सीजन डाला। अब ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन मैं कितना डाल रहा हूँ, फिजिक्स चाहती है, फिजिक्स क्या चाहती है कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये ऑक्सीजन है ये कितना लाई कर रहा है, ऑक्सीजन वाटर में कितना कर रहा है। मैंने तुमसे कहा कि KHO2 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, KH की वैल्यू इंक्रीज हुई तो सोलिबिलिटी कम होगी। सोलिबिलिटी क्या होती है कि सोल्यूट का सोलवेंट में कितना वो डल रहा है। अब ऑक्सीजन भी कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई तो यानी कि वो नहीं कर पाएंगे, तुम्हें पता नहीं है तो बेशक से जाके ना ये काम तो मत करना, किसी को मारना ये वो नहीं होता है, ये हमारे धर्म में नहीं है ये मारना वारना। या सुनना होगा किसी से कि ना, आपने सुना होगा कि गर्म पानी में रह ही नहीं सकते। आपका जैसे गाँवों में रहता है, देखो अब आप ये शहर वाले नहीं समझ पाएंगे, एक झोड़ टाइप का रहता है, झोड़ गाँवों में रहता है, वहाँ पर भी आपके वो रहते हैं, गाँवों में बहुत पता है। शहरों में तो बेसिकली आपने देखा होगा मशीनें लगी रहती हैं, वो ठंडा रहता है। आप किसी से पूछ लेना ये कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, ये होता है। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो बेसिकली आपकी फिजिक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी। ये जितने एग्जांपल देना भाई इनको नोट मत करना, मैं समझा रहा हूँ आपको क्या होती है, क्या कार्य होता है इनका, कभी इनको लिख दो पूरी तरीके से नहीं, ये होता है। अब ये तो ठीक था, कुछ और एप्लीकेशन देख लो। ये क्या है, एप्लीकेशन है, क्या है ये, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक आता है आपका एप्लीकेशन कि टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 ऑफ इन सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, ये आता है जैसे कि अगर सेकंड में दिखाऊं, इंक्रीज, ठीक है। देखो मैं ना इसमें सब बुक का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लिखते लिखते मैं बुक से करूंगा क्योंकि बुक से ही आपका वो समझ में आता है, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, आप शायद एग्जिस्ट नहीं कर पाओ इतनी लंबी वीडियो में। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में देखो क्या कह रहा है ये कि टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2, हमने सोलिबिलिटी ऑफ CO2 का इंक्रीज करा, हमने क्या बताया, सोलिबिलिटी अपॉन KH is directly proportional to the chi and directly proportional to the क्या रहता है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने, ठीक है, हमने अभी रुकना, वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2, यानी कि सोलिबिलिटी इंक्रीज कर दी CO2 की इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, ठीक है, द वाटर शीट्स इंक्रीज विद हाई प्रेशर। तो आपने जब मैंने सोलिबिलिटी ज़्यादा कर दी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यानी कि आपने देखा होगा जब भी आप शेक करते हो, इसका गलत मतलब मत लेना, जब भी आप उसको शेक करते हो ना, सो उसमें क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट डिजोल्व होने लगते हैं, और वो डिजोल्व होने लगते हैं यानी कि सोलिबिलिटी की मात्रा बढ़ जाती है। अब सोलिबिलिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर के, यानी कि उसमें इतना हाई प्रेशर होता है, ठीक है,
यही तो कह रहा है, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी। इंक्रीज द सोलिबिलिटी यानी कि इस तरीके से काम करना, जो आप लड़के लोग तो समझ गए होंगे इस बात को। यार मजाक है ये, ठीक है ना, कभी इसको सीरियस ले लो। कोई ज़्यादा है शरीफ बच्चा जो नहीं कर पा रहा, सॉरी फॉर दिस, बट मजाक होता है कभी कभी, क्लास के बीच में भी कभी कभी मजाक होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा सीरियस मत होना, मजाक था ये। क्योंकि रोज ये बच्चे जो आप अब ना इस एग्जाम्पल को देखे ना, कुछ गांव के लड़के रहे या कुछ जो रहते ना हरकत करने वाले, वो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो भी रोज सोलिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं एंड द बोतल सील टूट जाती है अंडर हाई हाई प्रेशर। ओके, ठीक है। अब दूसरा है, इन मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट इन द एंड डिकम्प्रेशन ऑफ सी डीप सी डाइवर्स ऑक्सीजन। जैसे कि आपके सी डाइवर्स होते हैं जो पानी में छलांग लगाते हैं, समुंदर की छानबीन करते हैं, उनकी भी सोलिबिलिटी कम या ऊपर होती रहती है, प्रेशर हाई या लो होता रहता है, ठीक है ना। ये देख लेना, ठीक है ना। ज़्यादातर इतने एप्लीकेशन पूछते नहीं, एक है दो एप्लीकेशन बता दिया बहुत है उसमें, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपका जो आगे का टॉपिक है वो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। साइड रखता हूँ। पहले तो आपका जो ये टॉपिक आया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का आया है। पहले इसमें बात करते हैं वोलेटाइल सोल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल सोल्यूट किसको कहते हैं? आपको वोलेटाइल सोल्यूट कहते हैं विच वेपराइज इट। वोलेटाइल किसको कहते हैं? विच वेपराइज इट, यानी कि जो वेपर बन जाते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल या पेट्रोल, ठीक है। दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दूसरा क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब जानते हो ना, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो होते हैं, जो वेपर नहीं बनाते हैं, एग्जांपल शुगर या साल्ट, ठीक है, ये नहीं बनाते। अब डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड, ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। वेपर प्रेशर देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। पहले तो वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। वेपर प्रेशर रहता है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड में जो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एग्जैक्टेड बाय इट्स वेपर, ठीक है। जो लिक्विड में वेपर बनता है उसके वेपर से इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। नोटबुक में देखते हैं कि क्या कहता है। इसमें है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो वेपर किसका? लिक्विड सॉल्यूशन क्या, यानी कि मान लो मेरे पास इसमें वाटर है, वाटर में मैंने क्या करा? टेम्परेचर को हीट करा। अब इससे क्या होगा? इससे आपके ये क्या होगा? वेपर बनेगा। अब मान लो मैंने इसको किसी क्लोज्ड कर दिया इसको, अब इसको क्लोज कर दिया तो वेपर को जाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी, तो वेपर खुद ही इसकी तरफ क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। जो वे वेपर बना है वो इसी की तरफ वेपर, पानी की तरफ वेपर ले, तो इसलिए कहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसमें ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन पता है? बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें वन सोल्यूट रहता है, वन सॉल्वेंट रहता है, इन दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। सो हम एक बाइनरी क्या हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे जिसमें दोनों सोल्यूट
दोनों सॉलिड यानी कि सोलवेंट और सोलवेंट लिक्विड होंगे, दोनों ही वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे। मैंने इसमें सोल्यूट और सोलवेंट का लिया जिसमें दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल यानी कि ये क्या बना सकते हैं, ये प्रेशर बना, जो सॉरी, ये दोनों के दोनों वेपर बना सकते हैं अगर, ठीक है, जब हम इन्हें क्लोज्ड कंटेनर में डालते हैं तो हीट करते हैं तो वेपर प्रेशर बनाते हैं, वो वेपर फिर से लिक्विड बनता है और ऐसा चलता रहता है। यानी कि मतलब ये कहना क्या चाहता है कि देखो ये वाटर से क्या बना, वेपर बना, वेपर से ड्रॉपलेट्स गिरते रहेंगे ऊपर, क्यों, क्या है, क्लोज्ड है, तो क्लोज से ड्रॉपलेट बनते रहेंगे। यानी कि जो आपका लिक्विड बनेगा ना वो फिर से वेपर बनेगा, क्या बनेगा, वेपर बनेगा, और वेपर से फिर से लिक्विड बनेगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ठीक है, अब क्या है कि मान लो मैंने इन दोनों को वो लगाया, दोनों वोलेटाइल थे, दोनों का प्रेशर हुआ, यहाँ पर मैंने क्लोज्ड डाल दिया, तो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है, वो देखें। तो उसको हम कहते हैं रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, सोल्यूट और सोलवेंट, तो देखो असल में मैं बताऊँ ना, सोलवेंट जो रहता है, जो मात्रा में ज़्यादा रहता है, या आप लिख सकते हो सोलवेंट, लिख सकते हो सोलवेंट। अब क्या है, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, यानी कि हम इसमें सोलवेंट और सोल्यूट दोनों ही, सोलवेंट और सोल्यूट दोनों ही क्या लेंगे, दोनों ही वोलेटाइल लेंगे, दोनों ही वोलेटाइल लेंगे। अब देखते हैं आंसर में कि रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट क्या कहता है कि इन आ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, the vapor pressure of a component at the given temperature is directly proportional to its mole fraction. For example, we have two miscible, यानी कि हमने क्या लिया था, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाइनरी भी लिख सकते हैं। हमने बाइनरी लिक्विड ए लिया था एंड बी लिया था, दोनों ही हमने लिक्विड ए लिया था, ये सोल्यूट एंड सोलवेंट। बच्चों लंबा लेक्चर चल चुका है तो वीडियो को कर दो पॉज, क्योंकि अभी तो क्लास अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, तो घबराओ मत, घबराना मत, अभी तो बहुत कुछ चलेगा, चलेगा रे चलेगा, दब के चलेगा, रुक जाओ सब्र करो। तो जो वो प्रेशर, जो वो लिक्विड लगा रहा, वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, दिखाई दे रहा है ना, अरे इतना तो दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं ये आपको ना करवा ही देता हूँ नोटबुक में, कभी कमेंट में कहो सर सारा कुछ बुक से ही करवाते हो, कुछ हाथ से भी लिखवा दिया करो। ठीक है, जब हम, ठीक है, जब हम, ठीक है, हमने क्या करा, हमने सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का ऐड करा, दोनों ही क्या है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल सब्सटेंस है। अब वोलाटाइल सब्सटेंस है तो ये वेपर प्रेशर एग्जस्ट करेंगे, क्या करेंगे, वेपर प्रेशर एग्जस्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, ये वापस से फिर से इसी पर प्रेशर लगा देंगे। ठीक है, अब ठीक है, इसने कहा था जो आपका प्रेशर ए है, यानी कि अगर मैं इसको सोल्यूट मान लेता हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है काई ए के, और पी बी जिसको मैं सोलवेंट मान लेता हूँ इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है काई बी के। ठीक है सर, ये तो हेनरी लॉ होगा, उसमें बेटे पी ए को हमने कांस्टेंट के रूप में के एच माना था, इसमें पी नोट ए मानेंगे काई ए, पी बी इक्वल टू पी नोट बी काई बी। ये पी नोट ए क्या है, ये आपका प्योर लिक्विड ऑफ ए है। कहने का मतलब क्या है, मान लो
पहले तो मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों को ऐड करा, दोनों को ऐड करके हमने क्या बना, प्रेशर बनाया। अब खाली हम सोल्यूट सोल्यूट का बना रहे हैं और सोलवेंट सोलवेंट का बना रहे हैं, तो जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, प्योर रहेगा या प्योर नहीं रहेगा, प्योर ही तो रहेगा ना वो। भाई दोनों का बना रहे हैं, सोल्यूट का बना रहे हैं, सोलवेंट का बना रहे हैं, दोनों को अलग अलग में डाल रहे हैं, दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, दोनों का प्रेशर प्योर रहेगा। इतनी बात क्लियर, क्लियर है। वेयर एक्स ए यानी कि काई ए एंड काई बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, P naught A and P naught are vapor pressure of A and B respectively in pure state. Okay, okay. In PS, ठीक है। If PS is the total vapor pressure, अगर मैं इनका टोटल करूं, मैं कहूं कि जो मेरा ये वाला कंडीशन है ये क्या है, तुम कहोगे सर एक तो प्रेशर ए लग रहा है, एक प्रेशर बी लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, where P is the total vapor pressure of the solution at some temperature then according to Dalton law of partial pressure। देखो ठीक है, डाल्टन लॉ ने भी तो ये दिया था ना, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद है 10th का टॉपिक, शायद चैप्टर 6 था, कौन सा था, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला था, हाँ चैप्टर 5 याद है। ओ मैं यार वास्तव में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि मैंने बिना पोस्ट करे पूरी वीडियो बनाई है, पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इस पूरी वीडियो को बनाऊंगा बिना थके। पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब पी एस है, ये क्या है, डाल्टन लो प्रेशर की तरह, तो पी नोट काई ए प्लस पी नोट पी काई बी है, ठीक है। अब देखो कि मान लो कि मैं, अब देखो जब हम इसमें बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ काई ए प्लस काई बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी नोट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी काई बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, पी नोट ए माइनस पी, गलत लिख दिया, पी नोट ए माइनस पी नोट ए काय बी प्लस पी नोट बी काय बी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो रुको रुको, पी नोट ए, कुछ गलतियाँ तो नहीं हुई ना मुझसे, वहाँ तक तो क्लियर है। पी नोट ए, ठीक है। अब इसमें ना मैं पी नोट ए कॉमन ले लूँ या, ठीक है, इसमें काय बी को मैं क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा कॉमन पी नोट ए, ठीक है, अपॉन में डाल देंगे, ये डाल देंगे पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये जगह काय बी, ठीक है, काय बी ये आ जाएगा पी एस आ जाएगा, पी एस क्या आ जाएगा, पी नोट ए आ जाएगा, पी नोट बी माइनस पी नोट ए इस एंटाइल बी, यानी कि इससे पता चल रहा है जब पी ऑफ सॉल्यूशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है काय बी के। समझ में आया, समझ में आया, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा रोल्स लॉ था। इतनी बात क्लियर है आपको, रोल्स लॉ इतनी बात क्लियर है। अब बेसिकली आपका एक क्या रहता है, एक वो रहता है ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ रहता है आपका, तो ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है, तो टाइम लगेगा, पोज कर लेना। सो एवरीवन, ये आपका ना एक वो है ग्राफ है आपका, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहते हैं ना वेपर प्रेशर जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के, वो कुछ आपका ये बनता है, रट लो। अरे सर रटा नहीं जाता, समझा दो, समझाते हैं आपको। देखो पहली बात तो ये कि सपोज करो
सपोज करो कि उसके अंदर एक ही आपका क्या है, सॉल्यूशन है या सोल्यूट है। जब उसके अंदर एक ही सोल्यूट है तो मैं अगर काई ए पूछूं तो काई ए कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा काई ए 1? क्योंकि काई ए क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। बी है ही नहीं, 0 आपका, तो 1/1 यानी कि 1 आ गया आपका। ठीक है, अब मान लो कि एक केस पर आपका काई ए क्या है, 1 है, काई बी क्या है, 0 है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम काई बी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इंक्रीज करा काई बी को, यानी कि अब काई बी उसमें डालते जाए। काई बी का मतलब पहले केस था सोलवेंट का, पहले केस किसका था, सोलवेंट का। अब इसमें सोल्यूट डालते जा रहे डालते जा रहे डालते जा रहे, एक केस ऐसा आएगा कि सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा और काई ए 0 हो जाएगा। काई ए बेसिकली 0 नहीं होगा, पर हम मानते हैं कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं कि ये 0 हो जाएगा पर 0 नहीं होगा, ये काई 0। अब काई ए 1 है तो तुम देखो कि P1 इक्वल टू पी नोट ए क्या है, काई 1, ये सॉरी पी नोट ए काई ए ये। ठीक है, यानी कि मिनिमम केस क्या है, मिनिमम मिनिमम ये है ना, काई 1 आपका क्या है, 0। और अब काई 1 आपका 0 है, या काई ए सॉरी काई ए आपका 0 है, तो आपका P1 पी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अब आपका, ठीक है, मिनिमम हो गया, और अब आपका काई ए 1 हो गया। भाई ये पहले क्या था कि काई ए वकाई ए क्या था, 0 था। ठीक है, सपोज करो काई ए क्या था, 0 था, तो आपका मिनिमम केस हो जाएगा। काई ए 1 हो गया, यानी कि काई ए मैक्सिमम वैल्यू काई और काई बी की क्या रहती है, 1 रहती है ना, क्योंकि हम दोनों को जब ऐड करते हैं तो 1 रिजल्ट मिलता है ना। अब काई ए 1 हो गया, यानी कि मेरा P1 किसके इक्वल आएगा, पी नोट ए क्या आएगा। देखो पहले मैंने काई ए की जगह 0 पुट करा तो मेरा पी ए भी 0 आ गया। काई ए की जगह मैंने 1 पुट करा तो पी ए की जगह पी नोट आएगा, दैट इज विल मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यार, तुम सोचो कि काई इक्वल टू 0 पी ए इक्वल टू 0, काई ए इक्वल टू 1 पी ए इक्वल टू 0, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज मिनिमम। इसमें क्या है, काई ए की वैल्यू क्या है, 0, तो आपका पी नोट ए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा मैक्सिमम वैल्यू पर। तो देखो काई ए जब आपका 0 था तो आपका क्या इंक्रीज कर रहा है, पी नोट ए इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, काई ए 0 था तो पी नोट ए इंक्रीज करा। अब काई ए आपका, सॉरी 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 गाइस, सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, रुको रुको, सुनो सुनो सुनो। सो गाइज एक सॉरी है, सॉरी फॉर दिस। मैं ना वीडियो ना ये कल बनाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ डाउट्स इसमें आ रहे थे, कुछ इसमें वो था। मैं लगातार 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी थक चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते। ठीक है, तो पक्का ना कल इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की। जितना मैंने समझा है ना उसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, कल हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि आपका 30 मिनट में लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।